सभी को नमस्कार। छोटे छोटे प्रयासों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न आज का, प्रसिद्ध ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणीरी की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए पृथ्वीराज राठौड़, ऑप्शन बी सदाशिव भट्ट, ऑप्शन सी करणीदान, ऑप्शन डी नयनचंद्र सूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज राठौड़। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए पिंगल, ऑप्शन बी डिंगल, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी मारवाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिंगल भाषा में वेली कृष्ण रुक्मणीरी की रचना की गई है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरोज किसने कहा है? ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन सी डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी, ऑप्शन डी कवि बांकी दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। अगला प्रश्न है, वेली कृष्ण रुक्मणीरी की नामक कृति को 5वां वेद व 19वां पुराण किसने कहा है? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी हीराचंद ओझा, ऑप्शन सी है दुर्सा आडा और ऑप्शन डी है कर्नल जेम्स टोड। वेली कृष्ण रुक्मणीरी को 5वां वेद व 19वां पुराण दुर्सा आडा ने कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। पृथ्वीराज राठौड़ के पिता बीकानेर के शासक राव कल्याणमल थे और ये 3 नवंबर 1570 को जो अकबर का नागौर दरबार लगा था उसमें अकबर की सेवा में चले गए थे। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल के हेरोस के नाम से भी जाना जाता है और यह है नाम एल.पी. टेसीटोरी ने दिया है। प्रसिद्ध ग्रंथ मोहनोत नैणश्री ख्यात के अनुसार अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन दुर्ग भेंट किया था। गागरोन दुर्ग भेंट करने की जानकारी हमें मोहनोत नैणश्री ख्यात से मिलती है जो अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को भेंट किया था। अब बात करेंगे अपन पृथ्वीराज राठौड़ की महत्वपूर्ण रचनाओं की। सबसे पहली रचना है गंगा लहरी, गंगा जीरा दोहा, ठाकुर जीरा दोहा, दसम भागवतरा दोहा और सबसे महत्वपूर्ण रचना है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी ये इसकी भाषा डिंगल है और इसे उत्तरी मारवाड़ी भी कहा जाता है। यह एक श्रृंगार रस प्रधान रचना है। यह रचना 1580 में गागरोन दुर्ग में की गई थी। इसमें कुल 305 महाकाव्य हैं, पद्यों का महाकाव्य है, ठीक है। और यह रचना दुर्साड़ा ने इसे 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। इसमें श्री कृष्ण व रुक्मणी के विवाह की कथा का वर्णन है और इस पुस्तक को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी को जाता है जिन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा था। अब बात करेंगे अपन दुर्साड़ा के बारे में। दुर्साड़ा यह अकबर का दरबारी कवि था, ठीक है। और दत्तानी के युद्ध में जो कि 1583 में हुआ था में चारण कवि दुर्सा आडा अकबर की तरफ से मुगल सेना के साथ दत्तानी के युद्ध में आया था। और दुर्सा आडा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वीरम देव सोलंकी रा दुहा, राव सुनतार रा कवित, कीर्तार बावनी और विरुद्ध छहतरी। यह दुर्सा आडा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और विरुद्ध छहतरी इस ग्रंथ में दुर्सा आडा ने महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा लिखी है। कौन से ग्रंथ में लिखी है? विरुद्ध छहतरी ग्रंथ में लिखी है। अगला प्रश्न है आज का हमारा, अलवर राज्य में कृषक असंतोष के दौरान नीमूचना दुखंतिका कब घटित हुई? कि नीमूचना घटना कब घटित हुई थी? ऑप्शन ए 25 मई 1925, ऑप्शन बी 14 मई 1925, ऑप्शन सी 13 मार्च 1947, ऑप्शन डी 28 मार्च 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 मई 1925 को नीमूचना दुखंतिका घटना घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कांड को जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया व दोहरी डायर शायरी की संज्ञा दी? ऑप्शन ए है डाबरा कांड, ऑप्शन बी नीमूचना हत्याकांड, ऑप्शन सी रास्तापाल हत्याकांड और ऑप्शन डी कुंदड़ हत्याकांड को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीमूचना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया व दोहरी डायर शायरी की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है, नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? ऑप्शन ए है सीकर, ऑप्शन बी नीमूचना, ऑप्शन सी है डीडवाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीमूचना हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है?
ऑप्शन ए है बेंगू चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी मानगढ़ बांसवाड़ा, ऑप्शन सी रूपवास भरतपुर, ऑप्शन डी चंडावल सोजत। तो आपको बताना है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानगढ़ धाम बांसवाड़ा को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। और ये दोनों प्रश्न ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। अगर मानगढ़ की जगह नीमूचना आएगा तो नीमूचना हत्याकांड सही माना जाएगा, और मानगढ़ धाम बांसवाड़ा आ जाएगा तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों को ही राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है, और ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या आता है। अब बात करते हैं अपन नीमूचना घटना के बारे में। नीमूचना घटना कब घटित हुई थी? तो 14 मई 1925 को नीमूचना घटना घटित हुई थी, और यह घटना अलवर के बानासुर स्थान पर घटित हुई थी। और इस घटना में महिलाओं का नेतृत्व सीता देवी द्वारा किया गया था, और इसमें जो गोलियां चलाई गई थी तो गोलियां कमांडर छज्जू सिंह द्वारा चलाई गई थी, जिसे राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है। इस घटना को नीमूचना हत्याकांड की संज्ञा किसने दी थी? तो सही आंसर हो जाएगा उसका रामनारायण चौधरी ने नीमूचना हत्याकांड की संज्ञा दी थी। और इसी घटना को दोहरी डायरेक्टरी, डबल डायरिज्म, डिस्टिल्ड की संज्ञा व जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभक्त किसने बताया था? तो महात्मा गांधी ने इसे दोहरी डायरेक्टरी व जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभक्त बताया था। दिल्ली से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, उसका नाम था रियासत। उसमें नीमूचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी। और इसी में राजस्थान सेवा संघ का क्या रोल था? राजस्थान सेवा संघ ने नीमूचना हत्याकांड का सचित्र प्रकाशन 31 मई 1925 के तरुण राजस्थान समाचार पत्र में किया था, जबकि यह घटना 14 मई 1925 को घटित हुई थी, और उसके 15-16 दिन बाद 31 मई 1925 को तरुण राजस्थान समाचार पत्र में इस घटना का सचित्र प्रकाशन किया गया था। और इस घटना की जांच के लिए एक जांच आयोग गठित किए गए थे। सबसे पहले राजस्थान सेवा संघ ने द्वारा जांच के लिए नियुक्त व्यक्ति, उसमें सबसे पहले थे कन्हैयालाल कलंतरी, लादूराम जोशी, हरिभाई किंकर। ये थे राजस्थान सेवा संघ द्वारा जो जांच आयोग के लिए नियुक्त व्यक्ति थे। उसके बाद थे मणिलाल कोठारी जांच समिति, इसे राष्ट्रीय जांच समिति भी कहा गया। उसके अध्यक्ष मणिलाल कोठारी थे, और सचिव के रूप में रामनारायण चौधरी ने भूमिका निभाई। इसके बाद में अलवर के शासक जयसिंह द्वारा जनरल छज्जू सिंह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया। यह इसमें लाला रामचरण लाल व ठाकुर सुल्तान सिंह इसके सदस्य के रूप में थे। अब बात करते हैं अपन अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव बूंदी के निकट सन 1683 में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 64, ऑप्शन बी 74, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी 94। तो इसे अपन 84 खंभों की छतरी के नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84 खंभों की छतरी, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से आपको असत्य कथन के बारे में बताना है। 84 खंभों की छतरी, इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा कराया गया था। ऑप्शन बी है, इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी है, यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव के निकट स्थित है। ऑप्शन डी है, इस छतरी का निर्माण सन 1683 से 1695 के मध्य करवाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में नहीं, इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। अब बात करते हैं अपन 84 खंभों की छतरी के बारे में। 84 खंभों की छतरी यह कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी देवपुरा गांव बूंदी में स्थित है, और इस छतरी का निर्माण सन 1683 से 1695 के मध्य राव राजा अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। इस छतरी की महत्वपूर्ण विशेषताएं देख लेते अपन। यह छतरी, इस छतरी में 3 मंजिलें हैं, ठीक है। यह 3 मंजिला छतरी है, और यह मुख्यतः शिव उपासना के लिए निर्मित की गई थी। और इस छतरी पर पशु पक्षियों के चित्र व कामसूत्र ग्रंथ पर आधारित चित्र बने हुए हैं। अब राजस्थान की कुछ अन्य महत्वपूर्ण छतरियाँ हैं, देख लेते हैं एक बार। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन एमपी में स्थित है, जो कि रीट SST 2021 में पूछा गया था। महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर में है, जो रीट 2023 में पूछा गया था। और मूसी महाराणा की छतरी जो कि अलवर में स्थित है, और ये तो अनेकों एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, यह आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे।
आपको यह प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, ताकि हमारे द्वारा भावी सुधार किया जा सके। प्रयासों को इसी श्रृंखला में मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।